हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी नई जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कि भारत में जनसंख्या की कौन कौन सी समस्याएं हैं या जनाधिक्य का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें मैंने ये पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको पॉइंट्स याद करने हैं क्योंकि ये अपनी जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, यह थ्योरेटिकल है पूरी की पूरी। तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं, जिसके अंतर्गत अगर आपको पॉइंट्स याद होंगे तो आप आंसर आसानी से दे पाओगे और अच्छी प्रकार से लिख पाओगे। बात करें भारत में जनसंख्या की समस्याएं। पहली समस्या है आर्थिक विकास में बाधा की समस्या। यदि किसी भी देश में अनुकूल जनसंख्या है, यानी जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि नहीं है, ज़्यादा कमी भी नहीं है, अनुकूलतम जनसंख्या है, तो वहाँ मानव संसाधन आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। लेकिन जहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो, विस्फोटक वृद्धि हो रही हो, वहाँ आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं जनाधिक्य के कारण। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाती और देश में आर्थिक साधनों का उपयोग विकास में नहीं करके जनसंख्या के नियंत्रण एवं उसके पालन पोषण पर करने की बाध्यता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास में जनाधिक्य बहुत बड़ी बाधा है। दूसरी है बेकारी यानी बेरोजगारी की समस्या। यदि देश में बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, विस्फोटक मात्रा से वृद्धि हो रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे पाना पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और बेकारी की समस्या या बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जिससे क्या होगा, बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है देश में गरीबी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि लोगों को यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगार नहीं मिलने के अभाव में गरीबी उत्पन्न हो जाएगी। गरीबी के कारण लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे ही गरीबी उत्पन्न होगी, लोग गरीब होंगे, तो और भी अनेक समस्याएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे लोगों का जीवन स्तर, पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाना, पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाना, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि, आवास की बढ़ती समस्या। यदि देश में जैसे आप सभी लोग देखते हैं कि जो महानगर हैं उनमें इतनी ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या निवास करती है कि प्रत्येक को मकान नहीं मिल पाता, तो वो झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहने लग जाते हैं। तो जनाधिक्य के कारण आवास की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। गरीबी के कारण प्रत्येक व्यक्ति मकान नहीं बना पाता। आवास की समस्या तो होती है, लेकिन गरीबी के कारण ही ये समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे आवास की समस्या को हम गरीबी से जोड़ सकते हैं कि गरीबी के कारण आवास की समस्या पूरी नहीं हो पाती। गरीबी की समस्या को हम बेरोजगारी की समस्या से जोड़ सकते हैं कि गरीबी क्यों है, क्योंकि बेरोजगारी है। और अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलेगा कि ये सब क्यों है, क्योंकि जनाधिक्य है देश में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हो रही है। पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। जनाधिक्य यानी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि से अर्थव्यवस्था पे भार बढ़ता है। बचते जो इकोनॉमी को प्राप्त होती हैं वो घटने लग जाती हैं, विकास की धीमी गति हो जाती हैं, लोगों में गरीबी, बेरोजगारी, इनकम का लो लेवल आदि के कारण पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। देश में जो कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। नगरीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोग गांवों को छोड़ के नगरों की ओर भागना चाहते हैं या वहां जाना चाहते हैं, तो फिर नगरों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते भार की समस्या। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये अगर पॉपुलेशन के अनुपात में इन पे खर्च किया जाए तो जहाँ जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ इन पर किया जाने वाला खर्च अत्यधिक होगा, और यदि जनसंख्या सही है, सही मात्रा में है, अनुकूलतम है, तो फिर इन पर किया जाने वाला खर्चा भी सही मात्रा में निर्धारित होगा। अच्छी क्वालिटी की हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी यदि जनसंख्या अनुकूलतम है तो, और यदि जनाधिक्य है तो सभी व्यक्तियों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल पाना बहुत मुश्किल है, अच्छी शिक्षा मिल पाना बहुत मुश्किल है। अपन इसको ज़्यादा देश के लेवल पे नहीं देखें, अगर एक परिवार के लेवल पे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि जैसे हमारा परिवार छोटा है, हमारे दो तक सीमित हैं, तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। और वही यदि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है तो हम उन बच्चों की इतनी केयर, इतनी देखभाल उस प्रकार से नहीं कर पाते जितनी दो या सीमित परिवार में हम कर पाते हैं। तो इस प्रकार भारत में जनसंख्या की समस्याएं या और भी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। मैंने यहाँ कुछ ये पॉइंट्स लिखे हैं, आपको और भी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे निरक्षरता की समस्या, विदेशी विनिमय संकट को बढ़ावा, खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की समस्याएं, तो और भी समस्याएं हैं। आप किसी का भी वर्णन ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएं तो उनमें कर सकते हो, बस आवश्यक है कि आपको जो पॉइंट्स हैं वो याद होने चाहिए। यदि ये याद है तो आप आंसर आसानी से दे पाओगे। अब हम बात करते हैं नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 में बनी थी उसके बारे में। नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को कर दी थी। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। तात्कालिक उद्देश्य यानी जिसको तत्काल पूरा करना था, मध्यकालिक उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य क्या था? अपूरित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था करना, यानी जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ या स्वास्थ्य कर्मी नहीं लगे हुए हैं तो उनकी व्यवस्था करना, ये इसका तात्कालिक उद्देश्य था, यानी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था जिसको तत्काल पूरा करना था। मध्यकालिक उद्देश्य था वर्ष 2010 तक कुल प्रजननता दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2:1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना, इसका मध्यकालिक उद्देश्य था। दीर्घकालीन उद्देश्य क्या था इस नई जनसंख्या नीति का, क्या है या क्या था? इसका उद्देश्य था सन 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य है। जो नई जनसंख्या नीति है 2000, इसका दीर्घकालीन उद्देश्य है 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य। ये तो हैं इसके हमने, और इस जनसंख्या नीति का उद्देश्य, ये तो इसके हमने बांट दिए तीनों उद्देश्यों को। यदि एक लाइन में देखें कि नई जनसंख्या नीति का क्या ऑब्जेक्ट है, तो इस जनसंख्या नीति का उद्देश्य है कि जनसंख्या को ऐसे स्तर पर स्थिर करने का लक्ष्य है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त हों। ये नई पॉपुलेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्ट है। डिवाइड किया था 3 भागों में, तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। अब आगे बात करते हैं नई जनसंख्या नीति की मुख्य बातें या मेन फीचर्स कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत। ये मैंने इसमें स्टार भी लगा रखा है इस प्रकार का, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, या पूछा गया है कि नई जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं या मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। तो मुख्य बातें भी बहुत सारी मुख्य बातें हैं, मैंने यहाँ 8-10 ही पॉइंट्स लिखे हैं। पहली है राज्यों की जनसंख्या नीति में सहभागिता, यानी जनसंख्या नीति में राज्यों की सहभागिता रहेगी। दूसरा, छोटे परिवार को मानक अपनाने पर प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के 16 उपायों का समावेश इसके अंतर्गत किया गया है, यानी 16 उपाय अपनाए गए हैं, उनको प्रोत्साहन एवं मोटिवेट किया गया है छोटे परिवार अपनाने के लिए। उसमें कौन कौन से हैं 2-5 मैं बता देता हूँ। बाल विवाह निरोधक अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा। प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को भी कड़ाई या सख्त से लागू किया जाएगा।
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को 21 वर्ष की निर्धारित आयु के पश्चात विवाह करने पर पुरस्कार दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उदार शर्तों पर ऋण तथा आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इस कार्य में जुड़ने पर प्रोत्साहित किया जाएगा। गर्भपात सुविधा योजना को और मजबूत किया जाएगा। तो ये इस प्रकार कुछ 16 पॉइंट्स को इसमें शामिल किया गया है। तीसरा जो बिंदु है मुख्य विशेषताएं वह है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी मॉनिटरिंग करने कंट्रोल करने के लिए उसकी समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है, जिसमें केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री एवं कुछ संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इस आयोग के सदस्य हैं। तो यानी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का भी गठन किया गया है। सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं परिवार नियोजन को। अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा इसके अंतर्गत, ताकि जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन संबंधी शोध कार्यों को गति मिल सके। शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति 1000 से नीचे लाना। मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। मातृत्व मृत्यु दर को 1 लाख पर 100 से भी कम लेके आना। 80% प्रसव संस्थाओं द्वारा तथा 100% प्रसव प्रशिक्षित दाइयों द्वारा होना चाहिए। जन्म, मृत्यु, विवाह तथा गर्भावस्था का 100% पंजीकरण कराना। संक्रमण बीमारियों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण करना। और भी कई मुख्य विशेषताएं हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। चैप्टर पीडीएफ में मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन जो मुख्य विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप आसानी से उनको याद रख सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो, ऐसे बिंदु आपको याद करने हैं। तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, नई जनसंख्या नीति की प्रमुख या मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब हम बात करें कि भारत की नई जनसंख्या नीति की आलोचनाएं कौन कौन सी हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।